जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं जो दिखने में बहुत आसान है पर उसके अंदर इतनी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हैं जिस पर यूपीएससी आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं फंडामेंटल ड्यूटीज की। फंडामेंटल ड्यूटीज जिसे आप सोच सकते हैं कि बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई बहुत बड़ी बात ऐसी नहीं है यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज में जिसको लेकर एक वीडियो लाई जाए। पर सर मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो ये समझिए कि ये 2025 के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारे सीएपीएफ 2025 में ये क्वेश्चन आ सकता है और हम यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वो सारी चीज पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। सर देखो, जियो साइंटिस्ट 2025 में आया हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, काफी प्यारे ढंग से इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। फिर सीआईएसएफ 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, और फिर सीएससी 2025 में क्वेश्चन आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सर अगर लगभग 3-4 पेपरों में अगर हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज पूछा जा रहा है तो हमारे सीएपीएफ के लिए भी ये जरूरी हो जाता है। तो एक तो ये रहा पॉइंट हमारा। उसके बाद दोस्तों मैं अपना पूरा काम आप सभी के साथ लेकर आया हूं करके। देखो यार, यूपीएससी ना मतलब बहुत ही कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है आप सबको। कंफ्यूज कैसे? हमें पता है कि यार 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आराम से याद हो जाएंगी, याद कर लोगे, एग्जाम में उसे करके आ जाओगे। पर सर वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आपके साथ खेलना चाह रहा है। कुछ कीवर्ड है, ये मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। जैसे नेशनल सॉन्ग, वो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में आपको बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, जैसे मिलिट्री सर्विस, एक तरफ है नेशनल सर्विस, एक तरफ है मिलिट्री सर्विस, इन दोनों शब्द को इंटरचेंज करके वो आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है। जैसे कंपोजिट कल्चर और यूनिटरी कल्चर। सर मैं ये सारे वर्ड जो कीवर्ड्स है ना, जो एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में डाल देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो, वो सब चीजों पर मैं आज बात करूंगा। बस ध्यान से जुड़े रहना, मैं आपको समझाता हूं एक एक चीज। शुरुआत से शुरू करते हैं दोस्तों। ये हमने आज देख लिया 2025 के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। मैं फंडामेंटल ड्यूटीज को शुरू से डिस्कस करना शुरू करता हूं और बताता हूं कि कौन कौन सी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। सर देखो यार, सबसे पहले शुरू से एक चीज याद रखो कि इसका आर्टिकल कौन सा है। बेसिक सी चीजें यहां पर आर्टिकल 51 है और 4A पार्ट हमारा है। किसकी बात करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो धड़ाक से आप सीधे आंसर मार देना। 51A आर्टिकल, कौन से आर्टिकल, ये किस चीज की बात कर रहा है? फंडामेंटल ड्यूटीज। चलो ये तो सिंपल है। उसके बाद सीडीएस 1 2009 में पूछा कि ये कौन से साल में आया, तो भाई आपको ये तो समझ में आ गया। इन्होंने ये पूछा है कि कौन से साल में आया, यानी कि शुरुआत से तो नहीं आया। जब से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है ये स्टार्टिंग से तो नहीं है, तो 1976 इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगर इसे इंट्रोड्यूस किया गया 1976 में, तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया, ये याद रखना, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, यहां पर फिर से वही क्वेश्चन आपका एनडीए 2023 में आ गया कि भाई जो आर्टिकल 51A है फंडामेंटल ड्यूटीज का, ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, तो सर ये 42nd है। अगर सर मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूं तो यहीं पर ही ये सारी सिंपल सी डिटेल है जो आप सभी ने पढ़ी हुई है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स तो थे पर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ठीक है, तो और ये ड्यूटीज सिटीजन्स की हैं। ठीक है, सिटीजन्स के ऊपर लगाई गई हैं स्टेट्स के द्वारा। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 1976 में इस फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ओरिजिनली नहीं थी पर 1976 में एक 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से पार्ट 4A आर्टिकल 51A को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। ठीक है, इसमें अभी तक सिर्फ एक बार अमेंडमेंट देखा गया है जो कि 2002 में 11वीं ड्यूटी लेकर आई गई थी एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक, उसके बाद ये ड्यूटीज हमने कहां से ली हैं, कहां से बोरो की हैं? अर्स्ट वाइल यूएसएसआर। इसको याद रखना। हाल ही में पेपर में आपसे जब सीजीएस 2025 का क्वेश्चन देखिए, यहां पर सीजीएस 2025 बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। यहां पर कह रहा है कि द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। सर बिल्कुल गलत है, आयरलैंड से थोड़ी, हमने यूएसएसआर से लिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी।
अब देखो ये कमेटी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं। अभी यहाँ पर देखो ये हमारी बात हो गई, इधर ये सारी कंप्लीट बात हो गई। उसके बाद यहाँ समझो कि स्वर्ण सिंह कमेटी जी की जो रिकमेंडेशन थी उसके थ्रू हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। याद रखना किसकी रिकमेंडेशन के बिहाफ पे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पर सीएपीएफ 2022, ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने कौन सी ड्यूटीज रिकमेंड की थी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, फंडामेंटल ड्यूटीज, या फिर एंग्लो इंडियन, या इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। नहीं सर, सीधा का सीधा आंसर है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 2018 सीएसएफ में पूछा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 46 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1976 वो किसके द्वारा लाई जाती हैं, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के अंदर। तो या तो वो स्वर्ण सिंह को क्वेश्चन में डाल देगा और यहां पर पूछ लेगा कि कौन क्या लेकर आया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज लेकर आए हैं, या फिर वो पूछ लेगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किसके रिकमेंडेशन से आई है। तो दोनों तरीके से याद रखने की कोशिश करना। अब यहां पर मैं बता देता हूं सर, स्वर्ण सिंह कमेटी आती है हमारी, स्वर्ण सिंह कमेटी 1957 से 77 के अंडर रिकमेंड करती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को। अब यहां पर याद रखने वाली चीज ये है एक लेवल और, कि इन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड करी थी। स्वर्ण सिंह ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड की थी, जबकि इनकी जो ड्यूटीज में से सिर्फ और सिर्फ 5 को लिया गया था, 3 को नहीं लिया गया था। नॉट एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस पार्टी। वो 3 कौन सी थी सर? पहली थी कि इन्होंने कहा था कि जो इन ड्यूटीज को नहीं मानेगा, जो इन्हें रिफ्यूज करेगा, उन पर पेनल्टी भी लगानी चाहिए, पनिशमेंट भी लगाना चाहिए, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन बन सकता है एक लेवल आगे यूपीएससी अगर चाहे तो पहली तो ये हो गई कि जो नहीं मानेगा, रिफ्यूज करेगा, उस पर पेनल्टी लगा दी जाए। दूसरी, पेनल्टी और पनिशमेंट जो भी लगेगी वो कोई भी लॉ हमारा कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो किसी भी ग्राउंड पर कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो सर ये तो जुडिशियल रिव्यू के अगेंस्ट हो गया, ठीक है। यहां तो जुडिशरी को नीचे दिखाया गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं था। उसके बाद थर्ड है यहां पर जो टैक्स है उसको भी पे करने की ड्यूटी बनाई जाए इस फंडामेंटल ड्यूटीज में, कि टैक्स को भी पे करना है, ठीक है। तो ये 3 ड्यूटीज थी जो हमने इंक्लूड नहीं की हैं। अब इंक्लूड कौन सी करी है वो मैं यहां पर आपको दिखाने वाला हूं, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं यहां पर इस चीज को डिस्कस करूं इससे पहले मैं आपको ना चीजें बताता हूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज में ना 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 3 टाइप के। पहला टाइप होता है बेसिक, आपसे आर्टिकल पूछ लिया, आपसे पार्ट पूछ लिया, आपसे अमेंडमेंट पूछ लिया, मतलब बेसिक। इस वाले पेज पर जो आप देख रहे हो, ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि कौन सी कमेटी लेकर आई, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन, ठीक है। यहां ज्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। आएगी कहां सर? दूसरा तरीका होता है इनका, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। जो ये लिस्ट दी है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज की, इनमें छेड़खानी करेगा, और मैं दिखाता हूं सर कितनी मजेदार छेड़खानी करता है यूपीएससी, ठीक है। तो दूसरा टाइप ये हो गया। और तीसरा होता है सर हमारा फीचर, कि ये क्या जस्टिसेबल है, क्या ये फॉरेनर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। इस टाइप की चीजें यहां पर ये तीसरे तरीके से पूछता है क्वेश्चन बनाकर। तो अभी मैं दूसरे तरीके पर आता हूं। पहला तरीका हमने देख लिया, ये वाला जो बेसिक चीजें हैं हमारी, स्वर्ण सिंह और हमारे अमेंडमेंट्स वगैरह सारी चीजें हमने देख ली। अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। अब सर ये लिस्ट आपकी बुक में कुछ इस तरीके से यहां पर दी है, पर इसको ना थोड़ा सा रिफाइन करेंगे। मैं ना लिस्ट यहां पर मैं आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा सारे क्वेश्चनों के साथ कि कैसे यूपीएससी खेल रही है आपके साथ। आओ मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर देखो पहली ड्यूटी कहती है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एंथम। देखो सर, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है अपने बच्चों को कि सर नेशनल सॉन्ग यहां नहीं है, नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है। इसी चीज का फायदा उठा के देखो यूपीएससी क्या खेल खेलती है। इसने कहा एवरी सिटीजन इज अंडर फंडामेंटल ड्यूटी टू सिंग नेशनल एंथम। अब सर देखो यहां नेशनल एंथम तो दिया, पर इन्होंने एक बहुत ही शानदार वर्ड सिंग, मतलब भाई यहां पर कहीं गाने की बात तो नहीं करी है। कोई फंडामेंटल ड्यूटी गाने के लिए थोड़ी ना कह रहा है, वो कह रहा है कि सिर्फ उसकी रिस्पेक्ट करो, उसके आइडियाज की रिस्पेक्ट करो। किसके? नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। क्या यहां पर कहीं गाने की बात की है, सिंग की बात करी है? सर इस एक वर्ड से यूपीएससी ने आपको यहां कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। एसओएलडीसी 2014 का क्वेश्चन है सर, याद रखिएगा यहां पर सिंग वाला वर्ड ये हटेगा, ठीक है, इसे एलिमिनेट करेंगे, 1 को हटाएंगे हम।
फिर कह रहा है कि रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही है। रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू वुमेन, ये भी सही है। ह्यूमन एंड ऑब्जर्व वायलेंस, ये भी सही है। ये सारी चीजें मैं दिखाऊंगा आगे भी, ठीक है। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा बहुत समझा होता तो सीआईएसएफ 2025 का क्वेश्चन हूबहू रिपीटेड तो नहीं कहूंगा, पर वही सारे पॉइंट आपको यहां देखने को मिलेंगे। अब सर देखो इन्होंने यहां पर क्या कहा, पहला पॉइंट, रिस्पेक्ट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। सर यहां नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है। अब बच्चे को समझ में नहीं आया होगा अगर उसने ध्यान दिया नहीं होगा कि सर वहां नेशनल सॉन्ग भी है या नहीं है, और उसने इसको आंसर करेक्ट कर दिया होगा। पर ध्यान देने वाली चीज है कि सर नेशनल सॉन्ग नहीं है, मैंने अलग से रेड में क्रॉस बनाया है, याद रखना, नेशनल सॉन्ग नहीं है, ठीक। दूसरा पॉइंट, रेनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू वुमेन, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड कह रहा है एब्जर्व वायलेंस, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है रेंडर मिलिट्री सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन डू सो। सर ये मिलिट्री सर्विस, कीवर्ड समझिए, कीवर्ड मैं एक एक पॉइंट के कीवर्ड दिखाऊंगा, ठीक है। यहां जैसे नेशनल सॉन्ग कीवर्ड था, अब ये मिलिट्री सर्विस वाले पॉइंट पर आ जाओ। ये चौथी ड्यूटी है हमारी, कहता है कि टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन डू सो। सर मैंने अलग से यहां मार्क कर दिया है कि जब भी मिलिट्री सर्विस आपको वहां पर देगा फंसाने के लिए, तो तुरंत ही वहां पर अलग कर देना, वो क्वेश्चन वहां पर वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां मिलिट्री सर्विस नहीं नेशनल सर्विस की बात हो रही है, ठीक है। इस चीज का देखो, ये मैं जो क्वेश्चन अभी आपको बताया यहां मिलिट्री सर्विस, ये तो गलत हो गया, समझ में आ गया। फोर्थ भी हटाओ, फर्स्ट भी हटाओ, आंसर हमारा 2 और 3 होगा। और सर ये 2025 में ऐसा नहीं कि पहली बार ही मिलिट्री सर्विस टर्म को कंफ्यूज करके आपसे क्वेश्चन बनाकर दे रहा है। सर यहां देखो एनडीए 2015 में कह रहा है कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो सर अगर आप डी ऑप्शन देखोगे ना, टू रेंडर कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, यहीं से आपको ये अंदाजा लग जाना चाहिए कि कैसे ये शब्दों को घुमा फिरा के परेशान कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब अगर मैं इसी ड्यूटी की बात करूं तो इस पर और भी क्वेश्चन आए हैं हमारे। सीडीएस 12 में पूछ रहा है कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन की, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो सी वाला ऑप्शन देखोगे तो सर यही ऑप्शन है कि टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। उसके बाद सीडीएस 1 2013, यहां पर फिर से सेम रिपीटेड क्वेश्चन आपका फिर से अगली साल आता है और पूछता है कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो सर वही है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। और ये तो आपको मैंने दिखाई दिया कि 2025 में कैसे यहां पर मिलिट्री सर्विस, उसको नेशनल सर्विस से हटाकर मिलिट्री सर्विस कर दिया और आपको कंफ्यूज कर दिया। तो ये बात मैं आपको बता दूं सर, ये वाला जो पॉइंट 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार कई क्वेश्चनों में रिपीट किया है। देखो मैंने यहां पर मेंशन भी किया है कि सीडीएस 1 2022 में आया, सीडीएस 1 12 में, 13 में, 26 में, 15 में, 20 में, ठीक है, और 25 में तो अभी आपने देखा। मतलब ये जो स्टेटमेंट है कितनी बार कितने क्वेश्चनों में पूछा गया है वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो आप अगर देखोगे ना लगभग सारे ही स्टेटमेंट जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो कभी ना कभी पूछी ही हैं। तो मेरा तो ये कहना होगा मेरे भाई कि इनको बहुत अच्छे से रट लेना और इनके अंदर जो कंफ्यूजन वाले पॉइंट है उनको बहुत अच्छे से मार्क करना। अब जैसे ये 6th वाला पॉइंट देखो सर, यहां इस क्वेश्चन को देखो सीडीएस 1 2022, ध्यान से देखना, आप गलती कर बैठोगे इसमें, क्योंकि बहुत ही सिर्फ वही यूपीएससी खेल घुमाती है। कह रहा है कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड डू अपॉन सो, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, सर अभी तक आपने देख लिया होगा ये वाला जो पॉइंट है बहुत सारे क्वेश्चनों में आ चुका है, ये भी वैसे सही है। उसके बाद बताओ टू वैल्यू एंड प्रिजर्व यूनिटरी नेशनल कल्चर, क्या ये गलत है? अगर आपने एक शब्द पर ध्यान नहीं दिया होगा, भाई यूपीएससी बहुत शातिर है, यूपीएससी ने क्या खेल करा, ध्यान से पढ़ो। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व अ यूनिटरी नेशनल कल्चर, सर ये देखो यूनिटरी, यहां पर दे रखा है कंपोजिट कल्चर, आपके स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज और ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, कंपोजिट दे रखा है और इन्होंने क्या कर दिया यहां पर यूनिटरी कर दिया, एक शब्द को घुमा दिया। और मैं गारंटी से कहता हूं बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि इसमें कौन सा वाला ड्यूटी नहीं है, ठीक है। तो भैया एक एक ऐसे ऐसे शब्दों पे भी ध्यान दो जो यूपीएससी घुमा रही है, ठीक है। मैंने इस पीडीएफ में सारी चीजें दी हैं और मैं इस वाले पेज को अपने टेलीग्राम अचीव सीएपीएफ जाकर ज्वाइन कर लेना, ये टेलीग्राम चैनल अचीव सीएपीएफ, सारी पीडीएफ इस तरीके की मैं वहीं शेयर करता हूं, इसको भी कर दूंगा, ठीक है। तो यहां याद रखना, ये क्रॉस करके मैंने अलग बना दिया है नोट्स में कि यूनिटरी कल्चर नहीं इंक्लूडेड है,
तो ये जो यूनिटरी कल्चर दे रखा है ना इन्होंने, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो सी हमारा राइट आंसर होगा, जो कि मेंशन नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज में, याद रखना। अब देखो एक और यहां पर समझो, सीजीएस 2023 में कह रहा है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। याद रखना कि वो हमेशा नॉट पर ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो पहला तो अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही है। टू प्रोटेक्ट द नेशनल एनिमल एंड नेशनल बर्ड, अब सर यहां पर फोकस करो, नेशनल एनिमल एंड नेशनल बर्ड। सर अगर आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से ड्यूटीज पढ़ी है ना, तो शायद इसको आप इसे भी करेक्ट मान के आगे बढ़ जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ नेचुरल इन्वायरमेंट की तो बात हो ही रही है। ड्यूटी 7 कहती है प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। तो आपको लगेगा कि यार नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड के प्रोटेक्शन की भी बात हो रही है। नहीं सर, यहाँ कहीं क्लियरली मेंशन नहीं है कि नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड के प्रोटेक्शन की बात हो रही हो। यहाँ पर सिर्फ इन्होंने कहा है कि इंप्रूव नेचुरल एनवायरमेंट। तो भैया ये जो बी ऑप्शन है ना, ये गलत हो जाता है आपका, ठीक है। ये वाला जो बी ऑप्शन है ये गलत हो जाता है, और इसको याद रखना, ऐसे मार्क कर लेना। क्योंकि देखो भैया यूपीएससी कहीं ना कहीं इन्हीं को दोबारा रिपीट करेगी। यही जो टर्म है ना, यूनिटरी कल्चर, प्रोटेक्ट नेशनल बर्ड, मिलिट्री सर्विस, नेशनल सॉन्ग, ये कीवर्ड निकाल लेना, ठीक है। अगला कीवर्ड यहाँ देखो, ये भी बड़ा शानदार मुझे अच्छा लगा। अब ये देखो इन्होंने कहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये बता दो। तो भैया रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये तो सही है, हमने देखी पहली ड्यूटी है। टू डिफेंड द कंट्री, ये भी सही है। टू सेफगार्ड ऑल प्रॉपर्टी, ध्यान दो, समझो, इसको पकड़ो, ये चीज देखो यहां पर छुपा है कुछ राज। कैसे? यहां पर देखो, यहां बात सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, इन्होंने प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने की तो बात की है, पर क्या ऑल प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने की बात की है? ऑल, ये देखो ये है कीवर्ड यहां पर, ऑल। यहां पर ऑल प्रॉपर्टी की बात नहीं की है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी की बात की है, पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। टू सेफगार्ड ऑल प्रॉपर्टी नहीं होगा, पब्लिक प्रॉपर्टी होगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई सेफगार्ड करने की बात नहीं की है, ठीक। बात समझ में आई कैसे हमारा यहां पर इन्होंने फंसाने की कोशिश की है। सी ऑप्शन गलत होगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि नॉट फंडामेंटल ड्यूटी है। आगे बढ़े, बात समझ में आ गई। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बताता हूं, जैसे कभी भी फंडामेंटल ड्यूटी याद कर रहे हो ना, ऐसे मत करना कि बस तुमने शुरुआत की कर ली, एंड की छोड़ दी। सर वो ना इनको टुकड़ों में भी पूछ रहे हैं। जैसे यहां पर टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, आपने ये तो देख लिया, पर पीछे का ये देखना भूल गए, टू ऑब्जर्व वायलेंस। कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिया है, स्टार्टिंग का पार्ट नहीं दिया है, सिर्फ इतना दिया है, टू ऑब्जर्व वायलेंस। और ये 2025 की कहानी है, ये देखो यहां देखो 2025 सीएसएफ, यहां पर स्टेटमेंट 3 सिर्फ और सिर्फ इतना वर्ड लिखा है, ऑब्जर्व वायलेंस। तो अगर आपने सिर्फ एक एक शब्दों पर ध्यान नहीं दिया ना, तो आप ऐसे भी चीजों को गलत मानकर आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखो, उसके बाद यहां पर ये हमारी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज में 86 में, जहां पर हमारे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन को कंपलसरी कराने की कोशिश करी गई थी। तो वो एक ड्यूटी यहां पर लाई गई थी। तो ये तो चलो सिंपल है, 11th वाला याद रखना, ठीक है। पेचीदा क्वेश्चन वहां हो जाता है जहां पर नोट कर दे और वो वर्डों के साथ खेल दे, ठीक है। अब यहां पर एक और ड्यूटी समझना, यहां पर भी नोट पूछ रहा है। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल सही है। प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, ये भी सही है। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये भी सही है। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सर यहां सीडीएस 2019 में, सीएसएफ 2017 में नोट करके ये इंटरनेशनल पीस 2 बार इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की है। अब मैं आपको बताऊं क्यों इन्होंने कंफ्यूज किया इंटरनेशनल पीस को डालकर। भाई अगर यूपीएससी को समझना चाहोगे ना, आपको बहुत आराम से यूपीएससी का दिमाग समझ में आएगा कि कैसे शब्दों के साथ खेलती है, कैसे सिमिलर चीजों के साथ खेलती है। सिमिलर कैसे? सर आर्टिकल 51A हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, 51A। वहीं पे आर्टिकल 51 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, वो हमारा ये डी है कि जो प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। तो यूपीएससी ने बच्चे को इस 51 पे कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि क्या बच्चा जो आर्टिकल 51 है डीपीएसपी का, प्रमोट इंटरनेशनल पीस, क्या उसको भी कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल ड्यूटी तो नहीं समझ बैठा है, ठीक है। वो उस आर्टिकल पे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है।
तो याद रखना मेरे भाई, जो ये आर्टिकल 51 है ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल पीस है इसको हटाओ, आंसर हमारा मिल गया। ठीक, समझ में आ रही है। ये जो पीडीएफ है मैं आपको वहां पर शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल अचीव सीएपीएफ पे। ये सारे नोट्स आपके बने हुए होने चाहिए आपकी बुक में या फिर आपके अपने नोट्स में। अब देखो यहां पर देखो, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है सर? मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आता हूं। पब्लिक इलेक्शन में वोट डालने की कोई ऐसी ड्यूटी नहीं है, ये आपको याद होगा। स्वर्ण सिंह ने रिकमेंड किया था बट हमने नहीं इंक्लूड किया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर ड्यूटी नहीं है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, फैमिली प्लानिंग और कंट्रोल पॉपुलेशन। ये तो बड़ा ही सिंपल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक और नॉट फंडामेंटल ड्यूटी पूछ रहा है, तो सर प्रमोट विलेज कॉटेज और इंडस्ट्रीज। अब मैं आपको बताऊं, या तो ये कंफ्यूज करते हैं वर्ड में, जब वर्ड में कंफ्यूज करते हैं ना तो वहां ज्यादा परेशानी होती है, वहां ज्यादा कंफ्यूजन होता है, रादर कि आपको इसको पकड़ने में जो कोई मुश्किल आए, ठीक है। इसमें इतनी मुश्किल नहीं आएगी। तो एक तो ये याद रखना कि वो कौन से टर्म्स पर कंफ्यूज करते हैं, जैसे वो मिलिट्री सर्विस, कंपोजिट कल्चर, ठीक है। उसके बाद नेशनल सॉन्ग। उसके बाद दूसरा कंफ्यूजन का पॉइंट, अगर ये स्टेटमेंट से करेंगे मेरे दोस्त, तो वो करेंगे ये डीपीएसपी से, ठीक है। जैसे ये भी डीपीएसपी है, प्रमोट विलेज एंड कॉटेज कल्चर, ठीक है। तो इनसे कंफ्यूज करेंगे दोस्तों। अब आप इस 59 क्वेश्चन को देखिए, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी होते हैं जहां पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं और हमें इनमें से बताना है कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अब पहला कह रहा है कि टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। तो ये हमने अभी पीछे देखा, कंपोजिट और यूनिटरी कल्चर में कैसे कंफ्यूज करा उसने, तो ये तो ठीक है। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, ये आपको पता है कि पहली बात ये कोई सिटीजन की ड्यूटी नहीं है, स्टेट की ड्यूटी है और ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं इंक्लूड होगा। सेकंड कह रहा है कि टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये पूरी तरीके से ड्यूटी है। स्ट्राइव टूवर्ड एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ये भी ड्यूटी है। तो 134 इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आइए, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, एनडीए 2014 का क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा कि नॉट पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, करेक्ट है। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है, सेम वही वाला स्टेटमेंट ये रहा। टू प्रमोट एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, नहीं सर, ये मैंने अभी आपको जैसे कि यहाँ बताया तो ये नहीं होगा। टू प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। अब ये फोर्थ भी एक ऐसा कंफ्यूजन वाला एरिया है जो आपको लग सकता है कि यार ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कहीं तो होगा, पर मैं आपको बता दूं दोस्त, ये फंडामेंटल ड्यूटी का नहीं, ये डीपीएसपी का पार्ट है। देखो डीपीएसपी, मैं आपको लक्ष्मीकांत की बुक खोल के दिखाता हूँ। डीपीएसपी के 2-3 कुछ आर्टिकल हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये लोग फंडामेंटल ड्यूटी में उन्हें अक्सर दे दिया करते हैं। जैसे कि ये टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, ठीक है, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 49 है, डीपीएसपी का पार्ट है। उसके बाद टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट, 4th और 5th आपको अक्सर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इंक्लूड करके दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। और जो मैं आर्टिकल 51 बता रहा था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का, वो है ये 3 आर्टिकल आपको याद रखने हैं। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने में काफ़ी बार यूपीएससी इनकी मदद लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4th भी नहीं होगा, 3rd भी नहीं होगा। आंसर इसमें नॉट करेक्ट पूछा है तो 3-4 इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन हमने देख ही लिया था जहाँ पर नेशनल सॉन्ग नहीं होगा, बाकी तीनों हमारे ऑप्शन में थे और 1 हटाकर ये आंसर हो गया हमारा 2, 3, 4। तो दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन है हमारा SOLDC का, जिसमें हमारा नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इसकी बात होती है, सोवरेनिटी की बात होती है, हार्मनी, स्पिरिट, ब्रदरहुड की बात होती है। 4th हमारा है प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, नहीं, ये नहीं होगा हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर बस मेरा मकसद आपको ये बताना था कि बेशक ये चैप्टर आसान है, पर इस आसान चैप्टर में भी यूपीएससी किस तरीके से हमें ट्रिक कर रहा है कि हम ये क्वेश्चनों को गलत कर दें, ठीक है। तो जैसे ये नेशनल सॉन्ग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। नेशनल सॉन्ग, मिलिट्री सर्विस, यूनिटरी कल्चर, नेशनल बर्ड और नेशनल एनिमल को प्रोटेक्ट करना, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटरनेशनल पीस, इधर आपका प्रमोट विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो दोस्तों ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी का सेकंड टाइप हो गया। अब आते हैं फाइनल और लास्ट हमारे टाइप, जो कि हमारा है फीचर ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है।
अब देखो इसमें ना बस ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं पॉइंट यही याद रखो, इसके अलावा क्वेश्चन और कहीं से नहीं आता है। जैसे कि याद रखना कि ये कुछ ड्यूटी मॉरल हैं और कुछ सिविक ड्यूटी हैं, ठीक है। सम ऑफ आर मॉरल ड्यूटीज़ वाइल अदर आर सिविक ड्यूटीज़। उसके बाद जो ये फंडामेंटल ड्यूटी है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन तक कन्फाइंड है, ये फॉरेनर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद जो ये फंडामेंटल ड्यूटी हैं ये जस्टिसिएबल नहीं है, यानी कि आप इन्हें लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते कि देखिए ये तो अपनी ड्यूटी को ओबे नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, यानी कि कोई लीगल कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर मैं कोई ड्यूटी को ओबे नहीं कर रहा हूं तो मुझ पर कोई लीगल कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती। हालांकि पार्लियामेंट चाहे तो एक सूटेबल लेजिस्लेशन ला सकता है और फिर इन्हें इन्फोर्स भी करा सकता है, पर ये किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ में है। बस ये 4 पॉइंट हमें याद रखने हैं, इसी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे CDS 1 2010 में यहाँ पर देखिए कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी इन्फोर्स थ्रू रिट जुरिस्डिक्शन। गलत है, मैंने अभी आपको बताया कोई भी तरीके से आपको यहाँ पर रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर इसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। पहला हटाइए। फंडामेंटल ड्यूटीज हैव फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स एडॉप्शन। ऐसा नहीं है, हमने देखा है क्वेश्चन 1976 के बाद 42nd अमेंडमेंट से इस फंडामेंटल ड्यूटी को लाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज बिकम अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी। बिल्कुल सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन। बिल्कुल सही है। 3 और 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पर ये चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर एक चीज़ फोकस करा करो कि नोट दिया है या नहीं दिया है। अगर इसने नोट दिया होता और मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो मैं गलत कर बैठता, क्योंकि अगर ये नोट कहेगा तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, और अगर इसने नोट नहीं किया तो इसका आंसर 3 और 4 होगा। इस तरीके की छोटी छोटी गलतियों से भी हम लोग अपने नंबर और सिलेक्शन दोनों खो देते हैं। उसके बाद कह रहा है CAPF 2011 का क्वेश्चन है, बताना है कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए करेक्ट है। दे कैन बी इन्फोर्स थ्रू रिट जुरिस्डिक्शन, नहीं सर। दे हैव फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस एडॉप्शन, नहीं सर। दे आर एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन, 3 ओनली राइट आंसर है। और आप देखिए यहाँ पर जो पॉइंट्स, इन 4 में से 3 पॉइंट उठाकर फिर से एक क्वेश्चन बना दिया है CAPF 2011 में, ठीक है। अब CAPF 2020 का क्वेश्चन देख लो। इन रिलेशन टू द फंडामेंटल ड्यूटी इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सा करेक्ट नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थे ओरिजिनली। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, एब्जर्व वायलेंस आर फंडामेंटल ड्यूटी, ये भी सही है। दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल थ्रू द रिट, ये भी बिल्कुल सही है। दे मे नॉट बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस फंडामेंटल ड्यूटी को कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ को डिटरमाइन करने के लिए नहीं यूज़ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे केसेस हैं जहां पर फंडामेंटल ड्यूटी को यूज़ किया है। देखो ये जस्टिसिएबल नहीं है, ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, पर इनको लॉ को डिटरमाइन करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ ज़रूर किया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये एक नया पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। उसके बाद CAPF 2010 में क्वेश्चन आता है, पॉइंट्स हैं दिए हैं, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द ड्यूटी नॉट फॉर एनी सैंक्शन टू प्रिवेंट द वायलेशन। बिल्कुल सही है, कोई ऐसा डायरेक्ट इन्फोर्समेंट का कोई तरीका यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। दूसरा है कि ड्यूटी आर ऑब्लिगेटरी फॉर अ सिटीजन एंड दैट द स्टेट शुड ऑल्सो स्ट्राइव टू अचीव द सेम। बिल्कुल सही है, सिटीजन के लिए भाई ऑब्लिगेटरी है। फंडामेंटल ड्यूटीज इन आर्टिकल 51A इज कन्फाइंड टू ऑल पर्सन एंड नॉट द सिटीजन ओनली। सर ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि सिर्फ सिटीजन के लिए है, सभी पर्सन्स के लिए नहीं है, फॉरनर्स यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे। तो 3 हटाकर 1 और 2 हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन B है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि CSF 2025 में आया है। यहाँ पर कह रहा है कि इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन अ पार्ट ऑफ एवरी फॉरनर हु इज इन इंडिया टू ऑब्जर्व फंडामेंटल ड्यूटी गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। सर ये बार बार वही चीज़ जो मैंने आपको 4 पॉइंट यहाँ पर बताए हैं, इन 4 पॉइंटों को याद रखो, 1 2 3 4, इन चारों से ही हमारे इस टाइप के थर्ड टाइप के क्वेश्चन सभी सॉल्व हो जाएंगे। ये फॉरेनर्स के लिए है ही नहीं, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की बात की हुई है, देखो यहाँ पर बात करेगा फॉरेनर्स के लिए, पर यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है तो वो फॉरेनर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट फंडामेंटल राइट जरूर है, तो यहाँ पर सेकंड हमारा सही होगा। सम फंडामेंटल राइट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर अवेलेबल ऑन फॉरेन नेशनल्स हु आर इन इंडिया, तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही होगा। तो दोस्तों ये हमारा पूरा फंडामेंटल ड्यूटी के चीज़ें खत्म हो जाती हैं। एक क्वेश्चन जो हमने शुरू किया था इसको भी कंप्लीट करना बाकी है।
तो यहाँ पर हमने देखा था ये आयरलैंड का पार्ट नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। 2025 सीजीएस का क्वेश्चन है, आयरलैंड का पार्ट नहीं है, पहला गलत हो जाता है दोस्तों मेरा। सेकंड कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी, ये सही है। सेकंड, स्वरण सिंह कमेटी जी की के द्वारा ये आई थी फंडामेंटल ड्यूटी। तीसरा कह रहा है द फंडामेंटल ड्यूटी आर जस्टिसिएबल थ्रू रिट, नहीं सर ये जस्टिसिएबल नहीं है, तो तीसरा हटा दीजिए। राइट आंसर इज 2 ओनली। ठीक है, मेरी बात क्लियर है। 2025 के भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, इंपॉर्टेंस मैंने बता दी, टाइप मैंने बता दिया, ये पूरी लिस्ट मैंने बता दी, टॉपिक कौन कौन से वर्ड के साथ यूपीएससी खेलती है मैंने सब आपको बता दिया। अब उम्मीद करता हूं दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी का एक क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे और नीचे कमेंट में लिखोगे कि मज़ा आ गया सर, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। फिर मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।